हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। सरल समतल प्रगामी तरंग। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हम वेव इक्वेशन को, उसके जनरल सॉल्यूशन को पढ़ चुके हैं। आज हम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव को पढ़ेंगे। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव जो होती है वो हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे सरल तरंग होती है, या सबसे सिंपलेस्ट वेव इन द नेचर जो होती है वो हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव होती है। वैसे ये मैकेनिकल वेव का ही एक रूप है, यांत्रिक तरंग का ही एक रूप है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? द वेव which continuously advances in a given direction without any change in the form, and the particle of medium perform simple harmonic motion about their mean position with the same amplitude and period when the wave passes over them। यानी एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ऐसी वेव होती है जो हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जहाँ उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है हमेशा उसी डायरेक्शन में चलेगी। दूसरी बात, वो अपने रूप में बदलाव नहीं करती है, जैसे शुरू हुई है वैसे ही जाते हुए वो खत्म होगी, बीच में कहीं पर भी किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरी बात, जब भी वो मीडियम के पार्टिकल पर से गुजरती है तो वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाता है, और सारे ही पार्टिकल उसमें सेम एम्पलीट्यूड और पीरियड के साथ मोशन करते हैं जब भी वेव उनके ऊपर से गुजरती है। तो एक ऐसी तरंग जो अपने रूप में परिवर्तन किए बिना लगातार एक दिशा में गमन करती है और माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के आसपास सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं जब भी वेव उन पर से गुजरती है। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ये एक बिल्कुल सिंपल मैकेनिकल वेव होती है। अब हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं। तो वैसे भी हम वेव इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर इसकी इक्वेशन को भी बना लेंगे। बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है जैसी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो x बराबर 0 से ओरिजिन पर से चलना स्टार्ट करता है। मान लिया कोई पार्टिकल या कोई वेव जो है वो इस O पॉइंट पर है और कुछ समय पश्चात वो चल करके P पॉइंट तक जाती है। इस तरह से हमारी वेव यहाँ पर चलेगी। तो इसको कवर करने में इनके बीच में डिस्टेंस है, मान लेते हैं x, और v वेलोसिटी से हमारी वेव मोशन कर रही है, और इसको कवर करने में लिया गया टाइम है t। तो जब x बराबर 0 पर, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम भी 0 होगा। उस कंडीशन में हमारा आयाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, या फिर हमारा जो विस्थापन की इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये एक जनरल वेव इक्वेशन है जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। ये तो हुई एट पॉइंट O, लेकिन जब हमारी वेव t टाइम के बाद O से P तक पहुंचती है तो यहाँ तक पहुँचने में कवर किया गया जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टाइम को इधर शिफ्ट कर दिया तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो जो पोजीशन t बराबर 0 पर इस पार्टिकल की थी वही पोजीशन इतने समय के बाद p पार्टिकल की हो जाएगी। जिस तरह से पार्टिकल O हमारा मोशन कर रहा था, इतना टाइम गुजरने के बाद बिल्कुल उसी तरह से हमारा पार्टिकल P मोशन करने लगेगा। तो पॉइंट P के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसका ये विस्थापन तो सेम रहेगा, बिल्कुल वैसी ही पोजीशन पर रहेगा, सिर्फ टाइम बदल जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स अपॉन v। ठीक है, क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स अपॉन वी, क्योंकि t में से इतना समय गुजरने के बाद ये अपनी पोजीशन को अटेन करता है। ठीक है, t पर तो ये वेव यहाँ पर थी और उसमें से ये टाइम और घटा दिया जाए तो उस पोजीशन पर हमारा पार्टिकल p सेम कंडीशन में आ जाता है। वैसे भी ये वाली इक्वेशन हम पहले जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में निकाल चुके हैं। अब हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जहाँ पर ये जो t होता है ये होता है आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या चेंज हो जाएगी, a साइन 2 पाई t माइनस एक्स अपॉन v, यहाँ अपॉन में t। अब हम क्या करते हैं, इस 2 पाई अपॉन टी को इस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन टी माइनस 2 पाई x
टी इंटू वी। तो सबसे पहले ये जो टी इंटू वी है यानी कि आवर्तकाल इंटू वेग या फिर टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी, ये जो चीज़ होती है ये होती है लैम्डा के बराबर। किसके बराबर होती है? लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य के बराबर, वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है। दूसरी बात, अभी हमने बताया है 2π/T जो है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा। तो ये हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, a sin ओमेगा टी माइनस 2πx/λ। अब यहाँ पर जो ये नई चीज़ आई है हमारी x/λ यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेवलेंथ, ये हमारी जो क्वांटिटी होती है वो होती है k के बराबर। ठीक है। k को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट या फिर संचरण नियतांक। तो k के बराबर होता है x/λ। तो अगर इस इक्वेशन को हम चेंज करके लिखें तो हमें मिलेगा, तो हमें एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी y = a sin ओमेगा टी माइनस kx। और यही हमारी वेव की जनरल इक्वेशन थी जो हमने पिछले कुछ प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेट करी थी। तो ये तो हमारी इक्वेशन तब के लिए है जब हमारी ये जो वेव है ये प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही, O से P की तरफ प्लस एक्स की डायरेक्शन में चल रही थी, तब हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी। अगर हमारी वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रही हो तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y = a sin ओमेगा टी प्लस kx। ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये इक्वेशन होगी फॉर माइनस एक्स डायरेक्शन की, अगर हमारी वेव जो है वो माइनस ऑफ एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही हो। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर देखिए t = x/v लिखा था, जब हम इस x/v को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t माइनस x/v, और उसी चीज़ को हमने अपनी इक्वेशन में यूज़ किया है। ठीक है। तो जब हमारी वेव ऑलरेडी माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रही होगी तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे ना t = माइनस x/v, क्योंकि इक्वेशन जो वेव है हमारी वो माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रही है। और जब ये माइनस एक्स इस तरफ शिफ्ट होके आएगा तो ये क्या हो जाएगा? t + x/v। और जब हम इस चीज़ को इस इक्वेशन में यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए अपनी वेव की इक्वेशन ये चीज़ मिलेगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी इन प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या सरल प्रगामी तरंग का ऊर्जा घनत्व। अब सबसे पहले तो हम तरंग की ऊर्जा को कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी हम जानते हैं कि कोई वेव आगे से आगे प्रोपोगेट होती है तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो अपनी माध्य स्थिति के क्या करने लगते हैं? आसपास ऑसिलेशन करने लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है, ये ऑसिलेट होने लगा, जैसे ही वेव इससे आगे बढ़ेगी अगले पार्टिकल पर, अगला पार्टिकल भी ऑसिलेट करने लगेगा। फिर जब उसके अगला पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा और वेव यहाँ से पूरी तरह आगे बढ़ जाएगी तो ये वाला पार्टिकल वापस से रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई वेव आगे की तरफ चलती है या किसी डायरेक्शन में चलती है तो पार्टिकल्स से एनर्जी का आगे से आगे क्या होता रहता है? ट्रांसफ़र होता रहता है ना। तो कहने का ये मतलब है जब भी हमारी तरंग जो है वो प्रोपोगेट होगी तो वो माध्यम के कणों को ऊर्जा दे देती है और वो ऊर्जा आगे से आगे संचरित होती रहती है। तो अगर हमें किसी प्रगामी तरंग की ऊर्जा निकालनी है तो हमें ऊर्जा घनत्व निकालना होगा। ऊर्जा घनत्व का मतलब है कि माध्यम के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। ठीक है। या फिर एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीडियम, कि हम जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसके पर यूनिट वॉल्यूम की ऊर्जा कितनी है, माध्यम के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। अगर वो हम कैलकुलेट कर ले तो उससे हमें क्या मिल जाएगी? तरंग की ऊर्जा मिल जाएगी कि कोई तरंग कितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे मूव कर रही है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें मीडियम के पार्टिकल्स की एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो
वो दो तरह से होती है, ठीक है। पहली होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होगी या जो ऊर्जा घनत्व होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब इन एनर्जीज़ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनाई थी, ये वाली इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी एनर्जी निकालने वाले हैं, प्रति एकांक आयतन यानी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें मास की जगह पर यूनिट वॉल्यूम का मास यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रो यूज़ करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम मास। पर यूनिट वॉल्यूम का जितना भी मास होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे, रो से। तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रो। अब v, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट y है तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा dy/dt। तो यहाँ पर हम v की जगह लिखेंगे ∂y/∂t का होल स्क्वायर। तो अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है y को यूज़ करके ∂y/∂t की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो y है a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। तो इसको मैं वापस से t के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करूँगी तो a कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos, ओमेगा कांस्टेंट है तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर वापस जब हम थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, x भी कांस्टेंट हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, v भी, और उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस टर्म का कोई मतलब नहीं बचता है। तो dy/dt हमें मिला a cos ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। तो इसको इस इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे k = 1/2 रो। इस चीज़ का हमें स्क्वायर करना है तो हमें मिल जाएगा a² cos स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा के साथ ओमेगा भी प्रेजेंट है जो कि कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन में ओमेगा भी पीछे बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a² ओमेगा स्क्वायर फिर cos ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी जितना वर्क डन हम करेंगे वही उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी उसके रीस्टोरिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में किए गए वर्क डन के। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब उसके प्रत्यानयन बल की विपरीत दिशा में जितना कार्य किया जाएगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब क्योंकि वर्क डन और फोर्स रीस्टोरिंग है ना, तो रिस्टोरिंग हमेशा नेगेटिव होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने F के आगे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब F = क्या होता है, m × a, F = ma। लेकिन यहाँ पर हम m की जगह पर क्या यूज़ कर रहे हैं, रो यूज़ कर रहे हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हो जाएगी ये चेंज हो जाएगी। वर्क डन में F की जगह हम लिखेंगे -of रो a होता है हमारा एक्सीलरेशन। तो अगर y हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ∂y/∂t हमारा वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ∂2y/∂t² × dy। तो पहले हमें ये चीज़ निकालनी होगी और फिर उसका dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो अभी हमने y ये कंसीडर किया था और उसके लिए वेलोसिटी ∂y/∂t भी कैलकुलेट कर ली थी। अब हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो a है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है -sin थीटा, ठीक है। और जब हम इस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा बच जाएगा जो कि कांस्टेंट है, और जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो हमें मिलेगा -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा
टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब हम जानते हैं a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी वाई के बराबर होता है, तो पीछे बचा सिर्फ माइनस और ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर है ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई है अपनी इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा u इज़ इक्वल टू 0 टू y, एक नेगेटिव ऑलरेडी फॉर्मूला में है, इंटू रो, इसकी जगह पर हम लिखेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो हमें मिलेगा u इज़ इक्वल टू 0 टू y रो ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। रो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और जब हम वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो u इज़ इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई स्क्वायर। अब y जो है वो किसके बराबर होता है, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। तो यहाँ पर y की जगह पर हम लिखेंगे a साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। और हमने काइनेटिक एनर्जी क्या कैलकुलेट की थी, काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी ये वाली वैल्यू, इसको भी पीछे लिख लेते हैं। तो हमने पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों टाइप की एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व को कैलकुलेट कर लिया है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इन दोनों के सम के बराबर होगी। यहाँ पर जब हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो जो कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन है, रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमारी टोटल एनर्जी डेंसिटी आई 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर। तो ये तो है हमारा कुल ऊर्जा घनत्व या फिर टोटल एनर्जी डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितनी होती है ये चीज़। अगर हम इस एनर्जी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा एनर्जी फ्लक्स या फिर इंटेंसिटी। तो उसको मैं ई डैश से डिनोट करूँ तो जो हमने ई निकाली है उसको सिंपल हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल वॉल्यूम से, तो हमें ऊर्जा फ्लक्स या तीव्रता मिल जाएगी, जो कि होगा रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू वी के बराबर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।